हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। और 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो क्लास है शुरू करते हैं। तब तक के लिए अगर प्रीवियस क्लास से रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। और आज हम क्लास के एंड में गुड इवनिंग अजय। आज हम बेटे 2 घंटे की क्लास होगी, लेकिन 1 घंटे में मैं आपको है ना यूजीसी के जो आपके आज तक हमारी 7 यूनिट हो गई ना, उन 7 यूनिट की मैं आपको क्या करवाऊंगी, रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगी। पहले 1 घंटा हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है। सिलेबस तो हो जाएगा बट अब मेरे ख्याल से अब मेरे को रिवीजन करवा देनी चाहिए। ठीक है। रेडी हो सब लोग ज्वाइन करने के लिए सेशन को? चलो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी सब बच्चे भी जुड़ जाए, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। ओके देन, तो शुरू करते हैं बेटा क्लास। हाँ मुझे पता है, कल के नोट्स की वो नो उसमें भी है, पीपीटी में भी है अजय। जो मैं पीपीटी अपलोड करूंगी ना, उस पीपीटी में भी है वे नोट्स आपके रिमोट सेंसिंग के। कल मैंने लास्ट में दिखाई थी ना वो पीपीटी, उसमें भी है वे नोट्स। बस मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, लेकिन वहां पे पैराग्राफ में तो मैंने आपको ना एक आइडिया दिया है कि आप पॉइंट से कैसे याद करोगे। और दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैंने है ना जो कल लिख के समझाया था वो कॉपी का ही समझाया था। ठीक है। हाँ मैं क्लियर भेज दूंगी। अभी रात हो गई है ना, तो रात को थोड़ा सा है ना क्लियर फोटो नहीं आ रही है। कल मैं थोड़ा ना दूसरे फोन में क्लिक करके भेजूंगी, एप्पल में क्लिक करके सेंड कर देती हूँ ताकि आपको जो फोटो ना वो क्लियर दिखे। ओके। ओके तो बेटे आज और किसने ज्वाइन किया है? अभिषेक। अच्छा आप दोनों ही मोस्टली ज्वाइन करते हो, तो मैं आप दोनों को बोल रही हूँ कि हमें क्या करना है, 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है आज, इसलिए मैं आपकी 2 घंटे की क्लास लूंगी। 1 घंटा इन्वायरमेंट पढ़ेंगे और 1 घंटा जो आपने 7 की 7 यूनिट, 8 यूनिट हो गई अब तो, 8 यूनिट मैंने आपको तैयार करवा दिया, तो उन 8 यूनिट का आज मैं टेस्ट ले रही हूँ आपका। ठीक है। आपका ये सरप्राइज टेस्ट है, आपको पता लग जाएगा बेटे कि आपको कितना आता है, और यूजीसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग लूंगी। ठीक है। तो क्लास ज्वाइन करे रखनी है। हाँ जी बिल्कुल रेडी रहो। चलो अब शुरू करते हैं। ये देखो, ये आपका है ना ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट है। ठीक है। ये ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट का बेटे सिलेबस है। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक ये है। ये सारा आपका क्या है, इंटर रिलेटेड है। सारा क्या है, इंटर रिलेटेड है। आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो, ये जो टॉपिक 9 लिख रखा है ना, यहाँ से पेपर 1 में ये आपका जो पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन से टॉपिक नहीं आते आज तक। जो पेपर 2 में ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन देखा गया पोल्यूशन में, वो वाटर पोल्यूशन से है। एटमॉस्फेयर पोल्यूशन से भी इतने नहीं मिलते, कम है, इतने नहीं है। आपका ज्यादातर जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग, अर्बन हीट आइलैंड,
बायोम से क्वेश्चन होता है, प्लांट सिस्टम से एक बार क्वेश्चन आया था कि आपके चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को किसने चैलेंज किया, तो आपके थे डी वेरीज ने चैलेंज किया था। ये हम प्लांट सिस्टम और एनिमल किंगडम एक दिन बढ़ देंगे। साइकिल, सारी साइकिल इजी हैं, ये साइकिल मैं आपको पढ़ा दूंगी। अब शुरू करते हैं आपका ये बायोडाइवर्सिटी, आपके बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पिछली बार भी मैंने बहुत अच्छे से करवाई थी और इस बार भी मैं ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से करवाऊंगी, ठीक है। अब आपका सबसे पहले है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी क्या होता है। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का मीनिंग देखो, ये जो आपका मीन इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट आपका फ्रेंच वर्ड, ये भी याद रखना कि इन्वायरमेंट कौन से वर्ड से निकला, तो इन्वायरमेंट आपका फ्रेंच वर्ड से निकला है इन्वायरनर, जिसका मतलब होता है आपके आसपास। टू सराउंड का मतलब है हमारे आस पास का, ठीक है, हमारे जो आसपास है उसको बोला जाता है आपका आपका इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके जो के हैबिट है और एच के हेयर हैं, इन्होंने सबसे पहले इस इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी टर्म को यूज किया था। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को सबसे पहले किसने यूज किया, तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को यूज किया है बेटे के हैबिट ने और एफ के हेयर ने, ठीक है। और आपको बेशक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रखना है इस पेज से। उसके बाद ये कहते हैं इट वॉज द ईयर 1989, आपका जो ईयर 1989 था, जब आपके कौन थे, सविंद्र सिंह। सविंद्र सिंह ने जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है उसको डिफाइन किया अपने रिसर्च पेपर में, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये था इनका 1989 में नेशनल ज्योग्राफर में इन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है। और इसका टाइटल क्या था, एनवायरमेंट ज्योग्राफी इन 1991, ठीक है। अच्छा, जो सविंद्र सिंह है, सविंद्र सिंह ने इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को देखो ये डिफाइन किया हुआ, ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर हम ब्रॉडली बात करें तो जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में बी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ स्पेशल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो आपकी इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में आप लिविंग बींग और आपके जो नॉन लिविंग बींग है, यानी कि आपका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसमें क्या रिलेशनशिप है, इसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन जनरल एंड बिटवीन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमिक मैन, यानी कि मैन का और उसके इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है, ये हम पढ़ते हैं। अब बेटे आपके लिए ये वर्ड है इंपोर्टेंट, इकोलॉजी। इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले दिया है आपका, किसने दिया इकोलॉजी वर्ड यूज किया है आपका, अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है। ये देखो ये दे रखा, अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में इकोलॉजी वर्ड यूज किया है। बेटे इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की स्टडी करता है इकोलॉजी। और इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले यूज किया है अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है। ये जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद देखो ये कहते हैं इकोलॉजी से ना पहले भी आपके कुछ वर्ड यूज हुए हैं, जैसे ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी। तो देखो आपके जो फ्रेंच जियोलॉजिस्ट है ना, कौन, आइसोडोर जियोफ्रे सेंट हिलेरे, ठीक है, उन्होंने टर्म यूज की थी बेटा, वो की थी इथोलॉजी 1859 में। देखो इस आपका इकोलॉजी वर्ड तो आया था 1869 में, लेकिन 1869 से पहले 1859 में ये वर्ड इथोलॉजी यूज किया था। इथोलॉजी वर्ड किसने यूज किया था, जॉन सेंट हिलेयर ने, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हेक्सी इकोलॉजी वर्ड यूज किया था आपके सेंट जॉर्ज जैक्सन ने, मिवॉट ने, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ये पॉइंट आउट किया कि जो डार्विन का कंसेप्ट है ना, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज का थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, वो क्या करता है, उसमें ये बताता है इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिक, उसमें भी जो आपका लिविंग बींग है और नॉन लिविंग बींग है, उनका एक दूसरे के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ और उनका एक दूसरे के साथ, इसकी स्टडी बताई।
ठीक है। अब देखो ये होता है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑटो इकोलॉजी, एक होता है आपका साइने इकोलॉजी। ठीक है। आपका ऑटो इकोलॉजी यानी कि एक अकेला, और साइनो इकोलॉजी में क्या होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी जब होती है, बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ होती है, जब ये सारी कम्युनिटी की एक साथ स्टडी करते हैं। और ऑटो इकोलॉजी में सिर्फ एक इंडिविजुअल स्पीसीज की जब स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है ऑटो इकोलॉजी। जैसे साइनो इकोलॉजी के एग्जांपल है पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक है। आप देखो ये आपके इकोलॉजी के बेटे दो टाइप है, एक है ऑटो इकोलॉजी, दिस इज पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड दिस इज आल्सो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ऑटो इकोलॉजी क्या है, इसकी डेफिनेशन याद रखना, वेयर इन इकोलॉजिकल रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, ये आपका कीवर्ड है ऑटो इकोलॉजी का, कि ऑटो इकोलॉजी में आप किसकी स्टडी करते हो, इंडिविजुअल स्पीसीज की स्टडी करते हो। और ऐसे ही साइने इकोलॉजी में क्या करते हो, जिसमें आप कम्युनिटीज की, प्लांट कम्युनिटी की, उनका हैबिटेट के साथ, यानी कि आप इसमें क्या करते हो बेटे, एक होल स्टडी करते हो, एक कम्युनिटी की स्टडी करते हो, ये आपके कीवर्ड हैं। देखो ऑटो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज, यानी कि ये एक अकेली स्पीसीज है, इस एक अकेली स्पीसीज है, इस स्पीसीज का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये जैसे आपका हो गया डियर, डियर एक अकेला है, ये इसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, कि ये देखो ये पेड़ों के पत्ते से क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है, भोजन खाता है, पेड़ों के पत्तों पे डिपेंड है खाने के लिए, पानी पे डिपेंड है पीने के लिए। ठीक है। तो ये इस तरीके से अपना इन्वायरमेंट पे क्या है, रिलेट करता है, अपने इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। तो ऑटो इकोलॉजी में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल स्पीसीज का इन्वायरमेंट के साथ स्टडी। ठीक है। ये जो ऑटो इकोलॉजिकल अप्रोच है ये इंडिविजुअल स्पीसीज के बारे में बताती है। ठीक है। उसके बाद बेटे है आपकी साइनो इकोलॉजी। साइनो इकोलॉजी है ना, जो कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप की, यानी कि आपके ग्रुप की, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आपके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे आपके घर है, घर में 6-7 आपके एक साथ जो पीपल है वो रह रहे, तो उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है। किसी के साथ किसी की लड़ाई रहती है, और किसी के साथ किसी की बहुत अच्छी बनती है, और जिसकी किसी के साथ अच्छी बनती है उसकी मेरे दोस्त के साथ अच्छी नहीं बनती। तो ये क्या रिलेशनशिप है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका कीवर्ड याद रखना, ग्रुप, कम्युनिटी। जब हम एक ग्रुप, पूरे ग्रुप का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी करते हैं आपके साइने इकोलॉजी में। ठीक है। जो जो फंडामेंटल यूनिट है आपके बायोलॉजिकल कम्युनिटी की, जो फंडामेंटल यूनिट है बेटे आपके जो इन्वायरमेंट की फंडामेंटल यूनिट है ना, वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, ना कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है। ये देखो ये होता है आपका साइने इकोलॉजी, ये आपका ऑटो इकोलॉजी। ये देखो आपका एक इंडिविजुअल स्पीसीज है, इस इंडिविजुअल स्पीसीज का अपने एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, बस ये बता रखा है। ऐसे ही इस इंडिविजुअल स्पीसीज का अपने एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप है, ऐसे ही इसका अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ऐसे ही इसका अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ऐसे ही इसका अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ऐसे ही इसका अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो सबका क्या है, अलग अलग अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या है बेटा, रिलेशन है। इसको बोला जाता है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब है आपका स्पेसिफिक या आपकी इंडिविजुअल स्पीसीज। ठीक है। साइने इकोलॉजी, साइने इकोलॉजी है बेटे आपका ग्रुप स्टडी। ठीक है। देखो आपका ये जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये तो है ही, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसके साथ क्या रिलेशन है,
ठीक है। इनडायरेक्टली इसके साथ क्या रिलेशन है, तो सबका एक दूसरे के साथ क्या एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, जिसकी हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। इसको बोला जाता है साइनो इकोलॉजी। साइनो इकोलॉजी में कॉम्प्लेक्स स्टडी होती है और इसमें आपकी कम्युनिटी की स्टडी करी जाती है, ग्रुप स्टडी होती है। ठीक है। अब एक आपका कंसेप्ट है इकोलॉजिकल नीच। ये जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था ये जे ग्रिनले ने किया था। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 1917 में जे ग्रिनले ने इकोलॉजिकल नीच का कंसेप्ट क्या किया था, लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और इसको डेवलप किसने किया था, चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। अब बेटे ये इकोलॉजिकल नीच क्या होता है, इकोलॉजिकल नीच पता है क्या होता है, कि हर एक इकोसिस्टम में एक इंडिविजुअल स्पीसीज का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। ठीक है, क्या होता है, अपने एक स्पेसिफिक रोल होता है, उसको बोला जाता है इकोलॉजिकल नीच। अगर उस इन्वायरमेंट में वो स्पीसीज नहीं है, ठीक है, तो क्या है, वो आपका इन्वायरमेंट डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे आपका बेटे आपने कभी देखा है, ये आपका क्या है, मिट्टी। मिट्टी में आपको जब बारिश होती है तो लीच देखने को मिलते हैं ना। अगर ये लीच नहीं हो तो आपकी सोइल को फर्टाइल कौन बनाएगा, क्या हमारी सोइल फर्टाइल बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। और ऊपर से हमारी ये जो साइकिल है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इकोलॉजिकल नीच में क्या होता है, एक स्पेसिफिक रोल होता है। ठीक है, उसको बोला जाए, यानी कि हर इकोसिस्टम में हर इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक क्या होता है, एक्टिविटी होता है, एक स्पेसिफिक रोल होता है, जिसको सिर्फ वही प्ले कर सकता है। इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल नीच, जो कि आपके जे ग्रिनले ने 1917 में दिया था। जबकि इसको फेमस और डेवलप किसने किया, आपके चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। अब आपके यहां से क्वेश्चन है, एक होता है आपका डीप इकोलॉजी और एक होता है आपका शैलो इकोलॉजी। कि डीप इकोलॉजी क्या है, शैलो इकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो डीप इकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं गहन पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं, गहन पारिस्थितिकी। ठीक है, तो जो ये टर्म डीप इकोलॉजी है ये किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंटलिज्म से। यानी कि एक जो डीप इकोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो भी ये मानते हैं कि आपका नेचर क्या है, आपका नेचर है सुपीरियर और मैन क्या है आपके इंफीरियर। इसमें नेचर को सुपीरियर रोल दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने नेचर को क्या करा बेटे, नेचर को सेव करने की बात करी है। उसके बाद ह्यूमंस नो मोर सिग्निफिकेंट। देखो जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस को कोई ऐसे वीआईपी रोल नहीं दिया गया है डीप इकोलॉजिस्ट ने। उन्होंने बोला है कि जैसे बाकी सभी प्लांट्स और एनिमल्स है, ऐसे ही आपके ह्यूमंस भी हैं। ठीक है, तो आपकी जो टर्म है डीप इकोलॉजी, ये फर्स्ट कॉइन करी थी नॉर्वेजियन एक्टिविस्ट थे और फिलोसफर थे आपके अर्नियस नेस ने 1972 में। याद रखना डीप इकोलॉजी वर्ड किसने कॉइन किया था, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट आपका कॉइन किया था अर्नेस्ट नेयर ने, जो कि एक नॉर्वेजियन एक्टिविस्ट है, 1972 में डीप इकोलॉजी। ठीक है, जो सेंट्रल थीम है डीप इकोलॉजी की वो ये है, इज दैट वी आर पार्ट ऑफ अर्थ रादर देन अपार्ट एंड सेपरेट। सेंट्रल जो थीम है ना बेटे डीप इकोलॉजी की ये है कि हम सब अर्थ का क्या है, पार्ट है, ना कि उससे अलग नहीं है, उससे सेपरेट नहीं है, हम सब अर्थ का ही एक पार्ट है। वन अर्थ वन लाइफ वन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, एन इकोसेंट्रिक फिलोसफी और व्यू पॉइंट ऑफ रेडिकल इन्वायरमेंट मूवमेंट देन कंसिडर ह्यूमन एज इक्वल टू अदर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, ये एक ऐसी फिलोसफी, एक ऐसी विचारधारा है इन्वायरमेंटल आपकी डीप ज्योग्राफी में, ये डीप इकोलॉजी जो कि ये मानती है कि जो ह्यूमंस है वो बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स की तरह ही क्या है, इक्वल, उनको कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। उन्होंने देखो एक इकोसोफी वर्ड यूज किया था। ठीक है, यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए या हार्मनी के लिए इकोसोफी वर्ड यूज किया था। यानी कि आप अपने एनवायरमेंट में बैलेंस करने के लिए एक वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम है आपका इकोसोफी। ओके, उसके बाद है आपका ये देखो, ये है आपका
डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग दिखा रखी है कि डीप इकोलॉजी में हम इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये होती है आपकी डीप इकोलॉजी। ठीक है, अब उसके बाद है आपका शैलो इकोलॉजी। जो शैलो इकोलॉजी है ना, वो ह्यूमन को क्या मानता है, ह्यूमन को सुपीरियर मानता है, और जो नेचर है, नेचर को इंफीरियर मानता है। ये एंथ्रोपोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने बोला है कि हम अर्थ को सिर्फ इसलिए सेव कर रहे हैं क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए जरूरी है। ठीक है, जो आपकी शैलो इकोलॉजी वो क्या करना चाहती है, नेचुरल इन्वायरमेंट को और इकोसिस्टम को सेव करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी के लिए। ठीक है, जो शैलो इकोलॉजी ये बिलीव करती है कि दैट नेचर एंड ह्यूमंस, जैसे आपका डीप इकोलॉजी तो ये बिलीव करती थी कि नेचर और जो ह्यूमंस है वो क्या है, इक्वल है। जबकि आपकी शैलो इकोलॉजी बिलीव करती है कि जो आपका नेचर है और ह्यूमन है वो डिफरेंट है, और मैन क्या है, सुपीरियर है नेचर से। जो अर्नेस्ट नेस है उन्होंने आर्ग्यू किया दैट शैलो इकोलॉजी मूवमेंट इज ओरिएंटेड ओनली टू फर्स्ट अगेंस्ट पोल्यूशन। अर्नेस्ट नेस ने कहा कि जो शैलो इकोलॉजी ना वो सिर्फ किसके अगेंस्ट लड़ रही है, पोल्यूशन के अकॉर्डिंग, पोल्यूशन के रिगार्डिंग और रिसोर्स डिप्लीशन के रिगार्डिंग। ठीक है, ये होता है आपका शैलो इकोलॉजी। अब आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2022 के दिसंबर वाले एग्जाम में, दिसंबर में नहीं जून वाले एग्जाम में ही आया हुआ है 2023। ये पूछा गया है अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। एस्थेटिक क्या होता है, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स क्या होता है, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल कंसर्न विद द नेचर एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। यानी कि एस्थेटिक बेटे वो प्रिंसिपल होते हैं जो कि हमारे नेचर के लिए कंसर्न होते हैं और उसकी ब्यूटी के एप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं। तो अब आपका ये क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका यूजीसी का क्वेश्चन है अभी, which one of following approaches advocates to think that the most effective philosophical ground for protecting the natural environment is to think in term of natural beauty। अब यहाँ पे ब्यूटी क्या है बेटे, आपके लिए कीवर्ड है, तो जहां पे ब्यूटी है वहां पे आपका क्या आएगा, एस्थेटिक। तो ये सारे ऑप्शन कट कर देना, सिंपल आपका आंसर है इन्वायरमेंटल एस्थेटिक्स। ठीक है, तो आगे चलने से पहले मुझे ये बताओ कि आपको जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी समझ में आ गया क्या है, इकोलॉजी आपको समझ में आ गया, इकोलॉजी हो गया। अब इकोलॉजी के बाद इकोसिस्टम का पढ़ेंगे, इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, और इकोसिस्टम के टाइप पढ़ने हैं। बताओ यहां तक आपको क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, इकोसिस्टम पढ़ेंगे। जल्दी से बताओ भैया, आपको क्लियर हो गया? फिर आगे चलते हैं इकोसिस्टम पे। जल्दी से जवाब दिया करो, कहाँ पे चले जाते हो आप लोग? हाँ जी, चलो अब आगे पढ़ते हैं इकोसिस्टम। बेटे आपका सेकंड है आपका इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम टर्म है वो यूज करी है एजे टोन्सले ने 1935 में, यानी कि सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड का यूज किसने किया है, एजे टोन्सले ने। अब ये आपको ना नीचे का बेशक से सारा मत पढ़ना, आप समझ लो इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या होता है
इकोसिस्टम होता है लिविंग बीइंग, आपके इन्वायरमेंट में लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग का एक दूसरे के साथ रिलेशन, यानी कि लिविंग बीइंग का नॉन लिविंग बीइंग के साथ और लिविंग बीइंग का लिविंग बीइंग के साथ इंटरेक्शन, इसको बोला जाता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम की स्टडी को बोला जाता है आपका इकोलॉजी। ठीक है, ये होता है आपका इकोसिस्टम। उसके बाद आपके आर.एल. लिंडमैन हैं, उन्होंने जो इकोसिस्टम है उसके रिगार्डिंग कहा, एनी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि ये वो सिस्टम है जिसमें आपका फिजिकल भी, बायोलॉजिकल भी और केमिकल भी तीनों प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये बस आपको डेफिनेशन दे रखे और कुछ नहीं है। अब आपकी प्रॉपर्टीज, इकोसिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो बेसिक प्रॉपर्टी में आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इकोसिस्टम ऑफ एनी गिवन स्पेस टाइम यूनिट रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। तो आपका पहला क्या है, स्पेस का मतलब होता है आपका एरिया, यानी कि किसी भी गिवन एरिया में गिवन टाइम पर आपका इकोसिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस एरिया में इस टाइम पर कितने सारे लिविंग बीइंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस फिजिकल इन्वायरमेंट में है, इसको बोला जाता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के तीन कंपोनेंट है आपका, एनर्जी, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। याद रखना कि आपका बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आपके एनवायरमेंट में एनर्जी का सोर्स नहीं होगा, और एनर्जी का सोर्स होता है आपका सन। उसके बाद है इट ऑक्यूपाइज सर्टेन वेल डिफाइंड एरिया ऑन अर्थ। अच्छा, अब आपका हर इकोसिस्टम में उस इकोसिस्टम का कोई ना कोई बेटे एक एरिया होता है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी इकोसिस्टम होता है, नहीं ना, उनका एक वेल डिफाइंड एरिया होता है, उनका स्पेशियल डायमेंशन होता है और उनका टेम्पोरल यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग भी उनका एक डायमेंशन होता है। जैसे आपका मान लो ये आपका 2012 है, 2012 में आपका इकोसिस्टम है ये, लेकिन वही 2013 में कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये हो गया, तो इनके एरिया में कमी आ गई ना। तो ये आपकी थर्ड है कि टाइम और स्पेस के साथ इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनका जो स्पाशियल डायमेंशन है वो चेंज होता रहता है। उसके बाद कहते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स, अच्छा अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है किसके बीच में, बायोटिक, एबायोटिक, यानी कि आपकी जीवित और अजीवित कंपोनेंट्स के बीच में क्या है, इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स है। एक अगर एक तरफ देखे तो इनका जो रिलेशन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और वही ऑन द और एंड अमंग द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के बीच में भी क्या है बेटे, ये आपका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। अच्छा, ये एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में क्या होता है बेटे, इसमें एनर्जी का कॉन्टिन्यूस इनपुट और आउटपुट, यानी कि देखो ये आपका इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में सन की एनर्जी आती है दिन में और रात को पृथ्वी सन की एनर्जी छोड़ देता है। तो कॉन्टिन्यूसली हमारा जो इकोसिस्टम है वो एक ओपन सिस्टम होता है जिसमें आपकी एनर्जी का आउटपुट और इनपुट होता रहता है। ठीक है, कहते हैं इट इज पावर्ड बाय एनर्जी ऑफ वेरियस सोर्स बट द सोलर एनर्जी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। देखो आपका जैसे आर्टिफिशियल एनर्जी तो बहुत है, लेकिन जो एनर्जी मोस्ट सिग्निफिकेंट है आपके इन्वायरमेंट के लिए तो वो है आपकी नेचुरल एनर्जी, दैट इज सन एनर्जी। अगर सन की एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपका इकोसिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा, ये बताया गया है। उसके बाद बेटे आपका है बायोस्फीयर एज एन इकोसिस्टम। ठीक है, अब उससे पहले आपका क्या है, एक मिनट, अच्छा उससे पहले ना एक आपको क्या करना है, एक आपको याद रखना है कि सबसे पहले देखो होते हैं इंडिविजुअल, यानी कि एक अकेली स्पीसीज, इंडिविजुअल से मिलके बनती है आपकी कम्युनिटी, कम्युनिटी से मिलकर बनता है आपका क्या बनता है, कम्युनिटी से मिलके बनता है आपका इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम से मिलके बनता है आपका बायोम, और बायोम से भी बड़ा होता है आपका बायोस्फीयर। तो इस बायोस्फीयर में आपका ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो जो इकोसिस्टम है वो एक फंक्शनल यूनिट है किसकी, आपके बायोस्फीयर की, जिसमें आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक साथ मिलके एनर्जी का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका देखो ये फंक्शनल यूनिट कैसे है। देखो फंक्शनल यूनिट ये ऐसे है कि आपके बायोटिक और एबायोटिक का साइक्लिक वे से क्या होता रहता है, आदान प्रदान होने लगता रहता है। लार्ज स्केल साइक्लिक मैकेनिज्म, दैट इज आपके साइक्लिक प्रोसेस में तो एनर्जी का फ्लो होता है। जैसे वाटर साइकिल है, आपकी वाटर साइकिल एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करती है। आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल है, आपका मिनरल साइकिल है, सेडिमेंट साइकिल है, आपका और कौन सी साइकिल है, आपका नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है। ये सारी क्यों चलती है, आपके अर्थ में बैलेंस करने के लिए। जहां पर एक चीज डेफिशिट में है तो वो सरप्लस वाले एरिया को वो डेफिशिट वाली चीज प्रोवाइड कर देगा, और जहाँ पे सरप्लस है वहां पे डेफिशिट वाली चीजें प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, अच्छा आप ये याद रखना, जो लार्जेस्ट यूनिट है आपके इकोसिस्टम की वो क्या है, बायोस्फीयर। ये देखो यहाँ पे पीछे लिख के बताया था कि जो सबसे बड़ी यूनिट है वो बायोस्फीयर। नीचे से ऊपर चलोगे तो सबसे बड़ा आएगा, सबसे छोटा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से मिलकर कम्युनिटी, कम्युनिटी से मिलकर आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से मिलकर अपना बायोम, बायोम से बड़ा आपका बायोस्फीयर। ठीक है, अच्छा अब ये जो सीक्वेंस होता है ना, ये मान लो ये आपका कोई भी एरिया है, इस एरिया में जिस सीक्वेंस से, जैसे आपका ये एरिया है, इस एरिया में जिस सीक्वेंस से आपकी वेजिटेशन की ग्रोथ होती है उसके नाम पर अब कुछ नाम है। देखो एक, देखो सबसे पहले आपकी ग्रास उगती है, फिर ग्रास छोटी छोटी झाड़ियों में कन्वर्ट होती है, फिर आपकी झाड़ियों के बाद आपके बड़े बड़े पेड़ आते हैं, फिर थोड़े और बड़े बड़े पेड़ आते हैं। तो ऐसे आपकी क्या है, ये आपका एक सीक्वेंस में डेवलप हो रहा है कि पहले छोटा छोटा से बड़े में चेंज हो रही है, बड़े से फिर और बड़े में चेंज हो रही है। और इस सीक्वेंट डेवलपमेंट को इकोसिस्टम के क्या बोला जाता है, सेरे। और ये आपका कीवर्ड है, सेरे का क्या कीवर्ड है, सेरे का कीवर्ड है आपका सीक्वेंट डेवलपमेंट। ठीक है, अब आपका जो सेरे है ना, सेरे जो डेवलपमेंट है वह दो तरीके के सक्सेशन को दिखाता है। एक होता है आपका प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा होता है बेटे आपका सेकेंडरी सक्सेशन, जिसको आप क्लाइमेक्स और क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपके इकोसिस्टम के टाइप है, तो हैबिटाट यानी कि निवास स्थान के आधार पर, रहने के आधार पर, तो एक तो वो होते हैं जो आपके कहाँ पे रहते हैं, लैंड पार्ट में, एक वो होते हैं जो आपके जल पार्ट में रहते हैं, एक्वाटिक एरिया में। तो टेरिस्ट्रियल एरिया में भी यानी कि लैंड पार्ट पे भी हम दिखा सकते हैं कि कोई माउंटेन पे रह रहा है तो माउंटेन इकोसिस्टम हो गया। लो लैंड इकोसिस्टम यानी कि कोई गहराई में रह रहा है, वैली में रहा है, उसको लो लैंड इकोसिस्टम। आपका कोई डेजर्ट में रह रहा है तो उसको बोला जाता है वार्म डेजर्ट इकोसिस्टम। कोई आपका ठंड में रह रहा है तो उसको बोला जाता है कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम। ऐसे ही आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड है। अब देखो आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, सेलाइन वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, आपका रिवर इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, ओपन इकोसिस्टम, कोस्टल एस्टुअरेंट, बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं पानी के बेस पे। क्योंकि देखो एक तो आपके ओशन होते हैं, ओशन से छोटे आपके सी होते हैं, सी से छोटे आपकी गल्फ होती है, गल्फ से छोटी आपकी रिवर होती है। तो ये रहने के आधार पर, देखो ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो वहां की जो आपकी क्या होगी, क्लाइमेट अलग होगी, वहां का नेचर अलग होगा। ऐसे टेम्परेट का अलग, आपका जो अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल है वहां का नेचर अलग, टुंड्रा का अलग, हर जगह का टेम्परेचर में डिफरेंस मिलेगा। ये देखो ये आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम, जल में रहने वाले। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, आपके कोरल्स, क्या है आपके कोरल्स हैं ये। ठीक है,
अब इकोक्लाइन के बेस पे, इकोक्लाइन क्या होता है? देखो, इकोक्लाइन एक ट्रांजिशन जोन है आपके दो इकोसिस्टम के। दिस इज PYQ। आपसे ये पूछा गया कि दो इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको इकोक्लाइन भी बोला जाता है, उसको बेटे इकोटोन भी बोला जाता है। इकोक्लाइन को क्या बोला जाता है? इकोटोन भी बोला जाता है, ठीक है। और द स्टडी ऑफ इकोक्लाइन रिप्रेजेंटिंग द, अच्छा, जब हम इस इकोक्लाइन की स्टडी करते हैं तो हमें जो कंडीशन चेंज हुई है पूरे इकोसिस्टम में उसका पता लगता है, ठीक है। और इसकी बाउंड्री को क्या बोला जाता है? ग्रेडियंट एनालिसिस बोला जाता है, ढाल विश्लेषण, ठीक है। अब आपके जो RC विटेकर थे उन्होंने 4 प्रोफाइल बनाई है, ये आप बस पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देखो, आपका इकोटोन क्या होता है? इकोटोन एक रीजन होता है, अ रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इनके दो कम्युनिटी के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है, उसको बोला जाता है इकोटोन। देखो कैसे, यहां से देखो आपका क्या है, यहां से आपका पानी है, ठीक है। या फिर आप ये देख लो, अगर मैं इधर से चलूँ तो आपका ये लैंड पार्ट है, आपके पहले यहाँ पे पेड़ है, फिर पेड़ कम होने लगे, घासें छोटी छोटी होने लगी, और फिर यहाँ से क्या शुरू होगा? पानी वाला पार्ट। तो ये देखो, ये क्या है? ये एक ट्रांजिशन जोन है, इसको बोला जाता है इक्वेटोन, जो कि दो पार्ट को अलग कर रही है, एक है आपका लैंड पार्ट और दूसरा है आपका वाटर पार्ट। तो जो दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज को क्या करे, आपका अलग करे, उसको बोला जाता है इकोटोन। इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन होता है। तो आपका मैंने बता दिया इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल आपका एयर है, वाटर है, विंड है, सोयल है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है। ऐसे ही बायोटिक में आपके प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। पहले मुझे बताओ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक आ गया सबको समझ में? बताओ जल्दी से। यहाँ तक आ गया होगा ना समझ में? ओके। ये आपके ना सविंदर सिंह की बुक में एज इट इज के एज इट इज नोट्स है, आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस PDF खोलो, वहां से टिक करो और उनको बार बार पढ़ लो उन लाइंस को, ठीक है। अब आपके बेटे यहाँ पे जो बायोटिक कंपोनेंट है इसमें 3 दे रखे हैं, एक तो होता है आपके प्रोड्यूसर, दूसरे होते हैं आपके कंज्यूमर। तो आपके सबसे पहले है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते जबकि दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपका प्रोड्यूसर है, हर्बीवोरस आपका प्रोड्यूसर है, क्योंकि वो अपना खाना, पहली बात तो हर्बीवोरस आपका प्रोड्यूसर नहीं है, वो भी किसी पे डिपेंड रहता है। जो आपके ग्रीन प्लांट्स है ना, यानी कि आपके जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे आपके क्या हैं? प्रोड्यूसर है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? सनलाइट की हेल्प से या सूर्य की किरणों की वजह से वो अपना खाना बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने की वजह से इनका जो प्लांट है, प्लांट में फूड की अवेलेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, और इसको बोला जाता है आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी कि जो आपका खाना बनाता है, जो प्रोड्यूस करता है। फिर है आपका कंज्यूमर्स, यानी कि आपका क्या है? उपभोक्ता, जो कंज्यूम करता है, जो यूज करता है, इसको बोला जाता है आपका कंज्यूमर। एग्जाम्पल, आप शॉप पे जाते हो ना, शॉप पे जाते हो तो भैया को क्या बोलते हो कि ये दे दो, ये पेन दे दो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? वहां से कंज्यूम कर रहे हैं। और थर्ड है आपके डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके मिट्टी में होते हैं, और वो हम हमारी मिट्टी को क्या कर देते हैं? उपजाऊ बना देते हैं। तो आपके जो कंज्यूमर है ना बेटे, कंज्यूमर में 3 है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? जो सबसे पहले आते हैं, फिर आपके हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर है आपके टर्शरी कंज्यूमर।
अच्छा, कंज्यूमर में बेटे आपका ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से क्या है, प्राइमरी में है आपके ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स प्राइमरी में। फिर सेकंड है आपका बेटे, सेकेंडरी में है आपके प्लांट्स, ठीक है, यानी कि आपके हर्बीवोरस। उसके बाद है आपके कार्निवोरस, प्लांट्स को कौन खाता है, रुक जाओ ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया डायग्राम, एक मिनट रुको। अच्छा, आपके होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर से पहले आपके जो प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स, यानी कि आपके जो पेड़ पौधे हैं वो खाना बनाते हैं, इनको जो सबसे पहले खाता है उसको बोला जाता है आपके प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि सबसे पहले खाने वाले। और इसमें है आपके हर्बीवोरस, हर्बीवोरस यानी कि आपके शाकाहारी, और सिर्फ ये वे आपके लिविंग बींग्स है जो इन ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद इन प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है उसको बोला जाता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, ये आपके कार्निवोरस होते हैं, ये सिर्फ आपके किस पे डिपेंड करते हैं, मीट पे और फ्लैश पे। फिर होता है आपके टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर में आते हैं आपके ओमनीवोर, ठीक है, कौन से आते हैं टर्शरी कंज्यूमर में आपके ओमनीवोर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पे डिपेंड रहते हैं। अब आपके ये देखो, ये मैंने ए बायोटिक कंपोनेंट भी लिख रखी है, हवा ए बायोटिक में है, वाटर ए बायोटिक में है, विंड ए बायोटिक में है, सोयल ए बायोटिक में है, टेम्परेचर ए बायोटिक में है, रेनफॉल ए बायोटिक में है, ठीक है। अभी आपको कंपोनेंट दे रखे हैं इकोसिस्टम के, जो ए बायोटिक कंपोनेंट है उसमें मैंने आपको बता दिया, लैंड है, सोयल है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है। इसमें इनमें एयर में, वाटर में, सनलाइट में कुछ आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिक्विड, ये सब मिल जाता है। ये आपके बायोजेनिक सब्सटेंस जैसे आपका कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फोस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ये भी लार्ज क्वांटिटी में मिल जाते हैं बायोटिक कम्युनिटी की लाइफ को सस्टेनेबल बनाने के लिए, ठीक है। अब आपके बेटे बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले होते हैं ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट। ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट या ऑटोट्रोपिक प्लांट्स वो होते हैं जो अपना जो खाना है खुद प्रोड्यूस करते हैं देमसेल्फ, या तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू या कीमोसिंथेसिस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब तो पता है, जहां पे फूड सन की एनर्जी को यूज करके बनाया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फिर आपका कीमोट्रोप, कीमोट्रोप क्या होता है, जिसमें आपका जो फूड है वो किसकी हेल्प से किया जाता है, विच प्रिपेयर फूड थ्रू कीमोसिंथेसिस फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय ऑक्सीडेशन, यानी कि कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस से हम कीमो जो ट्रोप्स हैं उसका ओरिजिन करते हैं। और ऑटोट्रोप जनरली हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं इकोसिस्टम में, क्यों, क्योंकि जो ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट है वो क्या करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब इस ऑटोट्रोपिक में है बेटे हेट्रोट्रोपिक कंपोनेंट, हेट्रोट्रोपिक यानी कि आपका शाकाहारी, ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन, ये आपके ऑटोट्रोप पे यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर आपके हरे पेड़ पौधे हैं, और आपके हेट्रोट्रोपिक जो कि आपके हर्बीवोरस है वो सिर्फ क्या खाते हैं, वेजिटेशन पर डिपेंड करते हैं। इसलिए आपका क्या है, हेट्रोट्रोप ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोप पे डिपेंड करता है, और ये आपका प्राइमरी क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी आपका कंज्यूमर है, ठीक है। उसके बाद हम फेडिंग की है, जो फेडिंग है जैसे फेड करते हैं, दूध वगैरह पिलाते हैं, उसकी वजह से आपका क्या है, यानी कि दूध वगैरह फेड करते हैं, खिलाते हैं या मिल्क पिलाते हैं, इन सब के लिए आपका फेडिंग यूज होता है। तो इसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया बेटे, एक है सेप्रोफाइट्स, एक है पैरासाइट्स, और एक है आपके होलोजोनिक। सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं, ये आपके डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन सॉल्यूशन डिराइव फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं पैरासाइटिक, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित जीव जंतुओं पर डिपेंड करते हैं। और होलोजोनिक वो होते हैं जो अपने मुंह से खाना खाते हैं, एग्जाम्पल आपके बड़े बड़े एनिमल है, मैन है, वो क्या है, होलोजोनिक है, ठीक है। अब ये आपको मैंने प्रोड्यूसर बता दिया, कंज्यूमर बता दिया, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर आपके ग्रीन प्लांट ऑटोट्रोप हैं, ठीक है, आपके कंज्यूमर
प्राइमरी एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन, यानी कि अब उस फूड को खाने वाले, जैसे आपके हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। डीकम्पोजर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ये आपके डेड प्लांट और एनिमल्स को या प्लांट की पत्तियों को एक किस में चेंज कर देते हैं? डेड प्लांट्स में, जो कि इंपॉर्टेंट ह्यूमस के रूप में चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान दे रिसीव देयर फूड एज वेल एज दे रीअरेंज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो उसके बाद है आपका ये देखो, ये आपकी साइकिल दिख रही है, ये आपके प्रोड्यूसर है, यानी कि ये पेड़ जो अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। रैबिट इस पेड़ को खाता है। रैबिट को कौन खा जाती है? ये फोक्स खा जाती है। ठीक है, तो ये आपकी साइकिल है। अब आया समझ में? आ गया समझ में अब? आ गया समझ में? अगर किसी को कोई क्वेरी है ये पूछ लो, फिर कल हम जो फंक्शन है ना इकोसिस्टम के वो करते हैं। बताओ जल्दी से। जल्दी से कोई क्वेरी हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ फिर आपके। कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है तो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन सोल्व करें। अब देखी जाए कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है जो 8 यूनिट मैंने आपकी करवाई है। आज मैं आपके लिए आपको टाइम दे रही हूँ, सबको जवाब देना है, कोई क्लास लीव नहीं करेगा। चलो भाई, आप क्वेश्चन शुरू करते हैं सोल्व करना, ठीक है? अब मेरे को आंसर देना। पहले किससे शुरू करूं? जियोमॉर्फोलॉजी से शुरू कर दें? बताओ। आप जो बोलोगे, अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी से बोलोगे तो मैं जियोमॉर्फोलॉजी से ही करवा दूंगी। जल्दी से बताओ।
चलो, जियोमॉर्फोलॉजी से शुरू कर रही हूँ और मैं जो पहला क्वेश्चन बोल रही हूँ आपका, आपको आंसर देना है, ठीक है? चलो, जियोमॉर्फोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, मैं आपको लिख रही हूं और मुझे बताना कि कौन सा जो है ना करेक्ट। अरे मैंने वो भी ऑफ कर दी। चलो बताना। चलो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिख रही हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लैंड टू सी। लैंड से सी की तरफ कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? ए है आपका, सबसे पहला है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर है आपका सी प्लेन, फिर दे रखा है आपका ऑप्शन में ओशियन डीप्स, फिर दे रखा है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है बेटे आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद आपका सी प्लेन है, सी प्लेन के बाद आपकी ओशियन डीप्स हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका ओशियन डीप्स है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड पे दे रखा है इन्होंने सी प्लेन, थर्ड आपका दे रखा है कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर दे रखा है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और डी ऑप्शन पे दे रखा है सी प्लेन और आपका ओशियन डीप्स, फिर स्लोप और फिर आपका शेल्फ। अब मुझे बताओ कि करेक्ट आंसर कौन सा है? ए बी सी डी। आपको बताना है लैंड से जब सी की तरफ चल रहे हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं, बताओ। बताओ जल्दी से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ जल्दी से क्या ऑप्शन है करेक्ट इसका? अभिषेक ने बोला है बी। अजय आपका रह गया, जल्दी से आंसर करो।
इसका आंसर देखो आप लोग, देखो आपका पूछ रखा है जब आप लैंड से सी की तरफ जाते हो तो क्या आता है। तो सबसे पहला होता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो सबसे पहले तो शेल्फ होता है, अब जहां पे शेल्फ नहीं उसको कट कर दो। ऑप्शन ए कट, ऑप्शन सी कट, ऑप्शन डी कट। पहले पे होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसी एक ऑप्शन से आपका करेक्ट हो गया। ऐसे सोल्व होते हैं। समझ में आया आपको? ये क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आया समझ में? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो लिख के दिया जा रहा है अब उसको देखो। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रही हूं, वो देखो। चलो अभी अभी एक क्वेश्चन आपको करवाया है। द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो फंक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन ए एनर्जी फ्लो, बी न्यूट्रिएंट साइकिल, सी बायोजियोकेमिकल साइकिल, डी टाइडल एनर्जी। आप ऑप्शन दे रखे हैं ए एंड डी, ऑप्शन बी में बी एंड डी, सी में आपका ए बी एंड डी, और डी में है आपका ए बी एंड सी। आपको बताना है कि इनमें से एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। कि द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो फंक्शन होगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है? एनर्जी के फ्लो पे, न्यूट्रिएंट साइकिल पे, बायोजियोकेमिकल साइकिल पे। बताओ जल्दी से, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। बताओ क्या ऑप्शन है? सोल्व हुआ क्वेश्चन? सॉरी मैम, डी होगा। अभिषेक इट्स ओके, आपका बिल्कुल ठीक है आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये कितना इजी ऑप्शन था, है ना?
आराम से सोल्व हो गया ये क्वेश्चन। अजय आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? क्लास में और आंसर नहीं कर रहे हो, आंसर करो। बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन भी। ठीक है, हो गया, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना आ गया। अभी तक मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों के आपने सही आंसर दिए हैं। अब आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से लिख दे रही हूं, वो देखो। अब आपका देखो, ये मैच द फॉलोइंग दे रखा है, ठीक है। आपका मैच द फॉलोइंग में ये है लिस्ट 1, ये है आपका लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कंपोजिशन यानी कि किससे मिलकर बना है, और यहाँ पे प्लेन का नाम दे रखा है। तो लिस्ट 1 में आपका आंसर ए है, ऑप्शन ए प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ रिसेंट एल्यूवियम, यानी कि ये ऐसा मैदान है जो अभी हाल की ही एल्यूवियल मिट्टी से बना है, ये वो प्लेन है। ऑप्शन बी है डीप सी प्लेन। ऑप्शन सी है अ प्लेन formed due to deposition of glacial sediment। और आपका डी ऑप्शन है, ये आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। और ये आपका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है अ प्लेन फॉर्म्ड बाय विंड एक्शन, विंड एक्शन की वजह से वो प्लेन बनता है। अब लिस्ट 2 में ऑप्शन 1 है आउटवॉश प्लेन, बी है आपका लोएस प्लेन, सी है आपका फ्लड प्लेन, डी है आपका एबेसल प्लेन। इतना इजी क्वेश्चन है, एक ऑप्शन भी आता होगा ना उससे भी सोल्व हो जाएगा। अब आपका ए है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का 1। ऑप्शन बी है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का 1। सी का है आपका ए का 1, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का थर्ड। और आपका ऑप्शन डी है ए का 4, ए का 4, आपके बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का 1। अब बताओ क्या है आंसर? ये यहाँ पे ये डी है और ये सी है। बताओ जल्दी से क्या है करेक्ट आंसर? तो देखते हैं आपने क्या आंसर किया है करेक्ट।
करो जल्दी से आंसर। समझ में नहीं आया क्वेश्चन या दोबारा से दिखाऊं आपको? ऑप्शन सी। अभिषेक ध्यान से देखो, कहीं पे गड़बड़ कर रहे हो। ऑप्शन सी, सी जो देखा है आपने। अरे वो क्वेश्चन मेरा मिट गया। सी ऑप्शन नहीं था करेक्ट। सी का सेकंड तो आपने ठीक बताया कि लो जो लोएस्ट मैदान है आपका किसके द्वारा बनाया जाता है? देखो आपका बेटे जो लोएस्ट प्लेन था ना, लोएस्ट प्लेन बनाया जाता है विंड के एक्शन के द्वारा। ठीक है, अगर ये पता है तो आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शन 1 में और ऑप्शन सी में। तो आपका अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में देखना है आपका। उसके बाद बेटे जो सबसे पहला ऑप्शन था कि अ प्लेन लार्जली कंपोज ऑफ रीसेंट एल्यूवियम, अभी हाल की जो एल्यूवियम से बना है उस प्लेन को बोला जाता है आपका फ्लड प्लेन। ये कीवर्ड है, रीसेंट एल्यूवियम प्लेन कौन सा है आपका? फ्लड प्लेन, बाढ़ का मैदान, अभी हाल ही में बिछाया जाता है, हर साल नदियां इनको बिछाती है। इसी से आपका आंसर सोल्व हो जाता। ठीक है, उसके बाद आपका एबेसल प्लेन कौन सा है? एबेसल प्लेन कौन सा है? डीप सी प्लेन, ये समुद्र के गहरे भाग में है। ये आपको मैंने बताया था एबेसल प्लेन, याद करो। और आपका एक रह गया, ग्लेशियल सेडिमेंट की वजह से बनता है आउटवॉश प्लेन, और ये भी मैंने आपको बताया था ना आपको। आप भी बताओ मुझे, कोई डाउट है आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग? ये आपके अभी रिसेंट जून के पेपर में आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं। बताओ, हो गया क्लियर बेटे ये? ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन है आपका, किस से है आपका? ये क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल टेक्निक से। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैप मेकिंग टेक्निक uses the interval in arithmetic progression? ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आपका कीवर्ड है इंटरवल इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपका ऑप्शन ए है कोरोक्रमेटिक, याद कर लेना, इसकी ट्रिक बताई थी। अगर वो आपको इस क्वेश्चन में तो ये इसका आंसर है, नहीं तो ये नहीं है। बी है आपका डॉट मेथड, सी है आपका आइजारिदमिक, और डी है आपका प्रोपोर्शनल सर्कल। बताओ करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जल्दी से आंसर करो।
बताओ अब इसका क्या आंसर है? सी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है अभिषेक। और ये अब आपने जो ये ट्रिक याद रखनी है, इंटरवल्स का जिसमें यूज किया जाता है वो कौन सा है? इंटरवल्स का यूज किया जाता है आपके आइजारिदमिक मैप में। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा ये बताओ, आपका क्वेश्चन है, पैडी प्लेन एंड इंसेलबर्ग आर फीचर ऑफ द ओल्ड स्टेज। ये क्वेश्चन लिख रही हूं अब फिर से। आपका क्वेश्चन है बेटे ये, दो क्वेश्चन लिख रही हूं। क्वेश्चन वन बीच में, पैडी प्लेन इंसेलबर्ग्स आर फीचर्स ऑफ द ओल्ड स्टेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये करंट के क्वेश्चन है, कितने इजी है आप देखो, इतने इजी से इनको सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन ए दे रखा है बेटे आपका मेराइन साइकिल, मेराइन साइकिल से रिलेटेड है। ऑप्शन बी है आपका एओलिन साइकिल से रिलेटेड है आपका। ऑप्शन सी है आपका ग्लेशियल साइकिल से रिलेटेड है आपका। ऑप्शन डी है कास्ट साइकिल से रिलेटेड है आपका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका, ये मैंने आपको बताया है, बे ऑफ फंडी इज लोकेटेड along the coast of, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी कनाडा। जल्दी से दोनों के आंसर करो, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू। बे ऑफ फंडी कहां पे है आपका? दिखाओ मेरे को क्या आंसर करे आपने। वन का सी, पैडी प्लेन, पैडी प्लेन अभिषेक, पैडी प्लेन और इंसेलबर्ग। याद रखो पैडी प्लेन आपने ग्लेशियल साइकिल में पढ़ा है, ग्लेशियल जो आपने हमने लैंड फॉर्म पढ़े उसमें था आपका पैडी प्लेन। और क्वेश्चन टू का बोला है आपने डी, क्वेश्चन टू का आपका करेक्ट है। आपका बे ऑफ फंडी कनाडा में ही लोकेटेड है, और बे ऑफ फंडी में सबसे ऊंची आपकी टाइड आती है। ये आपका क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, इस बार जून 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बे ऑफ फंडी कहाँ पे लोकेटेड है। लेकिन इससे पहले ये क्वेश्चन आया है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची टाइड आती है, सबसे हाई टाइड आती है, तो वो है आपका बे ऑफ फंडी।
ठीक है, क्वेश्चन 2 का करेक्ट है, लेकिन आपका क्वेश्चन 1 का ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 1 का आंसर आपका रॉन्ग है। दोबारा से क्रॉस चेक करो और देखो आपने कहां पे गड़बड़ करी है। ये देख लो दोबारा से ऑप्शन। पेडिप्लेन और इंसेल्बर्ग पूछा है। पेडिप्लेन और इंसेल्बर्ग कौन से आपके फीचर हैं ओल्ड स्टेज के? किया क्रॉस चेक? क्रॉस चेक किया अभिषेक? आपका जो बेटे इंसेलबर्ग और जो पेडी प्लेन है ना, हाँ जी, एओलिन के हैं, तो उसका ऑप्शन है ना जो वो ए करेक्ट नहीं है। हाँ जी, बी होगा। इसको बेटे आप अभिषेक, पता है आपको आता सब कुछ है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन आप गड़बड़ कहाँ पे कर रहे हो? ऑप्शन को देखने में गड़बड़ कर रहे हो, और ऐसे ही आपके पेपर में गड़बड़ हो जाएगी। फिर वहां पे आपको डाउट आएगा, और फिर वहां पे जब एक बार आपने कर दिया तो दोबारा उस क्वेश्चन को सोल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो कोशिश करो, एक बार क्वेश्चन कर दिया तो उसको करेक्ट कर दिया, दिमाग में सारे पॉइंट्स रखो, ठीक है? और ये अभी ये देख लो, आप 2023 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, जून के, और आपसे मैंने जितने क्वेश्चन पूछे 2023 के पूछे, और सारों के आपने अभी तक आंसर करेक्ट किए हैं, ठीक है? और क्वेश्चन पूछूं या आज के लिए काफी है? बताओ मेरे को। ओके, तो अब कल मिलते हैं, कल करेंगे क्लास, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। और कल बेटे, कल से आपकी 2 ही क्लास है, कल 6 बजे क्लास भी होगी और 8 बजे क्लास भी होगी, ठीक है? तो दोनों क्लास आपको लेनी है, क्योंकि मैं ठीक हूं अब, और मैं कल क्लास लूंगी, ठीक है? 6 बजे वाली भी क्लास लूंगी, 8 बजे वाली भी क्लास लूंगी। 5 तारीख तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। मेरे को जो लास्ट डे दिया गया है ऐप की तरफ से, वो 5 किया है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं काफी दिन क्लास नहीं ले पाई। तो 5 तारीख तक हमें जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। फिर रेगुलर आपकी जो है ना पीपीटी ही लेके आऊंगी मैं। ये तो मैंने लिखे हैं आपके लिए क्वेश्चन, लेकिन उसमें सेम टू सेम जैसे आपके पेपर में लिखे हुए थे ना क्वेश्चन, वैसे लिखे होंगे, और वैसे ही टाइम चलेगा और आपको आंसर देना है, ठीक है? तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ